और देश प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवान मंगल को दरियाए गंगा में अपने तमगे बहाने हरिद्वार पहुंचे, ताहम किसान लीडरों ने उन्हें राजी कर लिया। रेसलर्स ने अपने मेडल्स भारतीय किसान यूनियन के सदर नरेश टिकैत को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही अब पहलवान हरिद्वार से वापस लौट रहे हैं। ANI के मुताबिक नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का वक्त मांगा है। रेसलर्स को मनाने के बाद किसान लीडर नरेश टिकैत ने कहा कि ये इज्जत की बात है, ये जिनसी हिरासानी का मामला है। ये शर्म की बात है कि एक आदमी को बचाने में पूरी हुकूमत लग गई। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सर नीचा नहीं होने देंगे। कांग्रेस समेत कई दीगर लीडरों ने पहलवानों से तमगे गंगा में न फेंकने की अपील की थी। साथ ही किसान लीडर राकेश टिकैत ने भी पहलवानों से अपने मेडल्स को गंगा में न बहाने की दरख्वास्त की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस के जरिए हिरासत में लिए जाने और जंतर मंतर पर एहतजाजी मुकाम से हटाए जाने के बाद पहलवानों ने मंगल के रोज कहा कि वो बेहद मेहनत से जीते हुए मेडल्स दरियाए गंगा में फेंकेंगे और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। तरीके का धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत बड़ी शर्म की बात है। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? कोई आश्वासन है? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है। उनका सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी, चाहे हम सरकार की तरफ से कुछ भी कहा गया है अब तक? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। और आप आज ये जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, विनेश ने, बजरंग, 6:30 बजे तक सब आ गए थे। 7 इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चो साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा। या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम न उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। जी। हाँ। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखो ये सुलह मशवरा होगी। इन लोगों ने ये भी तो कहा था कि इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगे ये लोग। तो एक तो बताओ, हमें जिम्मेदार अनशन की भावना होगी तो अनशन कराया जाएगा। सम्मानित, ये तो हमें जिम्मेदार से है। यहाँ से जो बुजुर्ग है, कोई नहीं। बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? बुजुर्गों की राय क्या है इस वक्त? हमने तो यहाँ से उठाए बच्चे आते हैं, वहाँ देख कर हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहु बेटी है, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करे। इसमें कुछ न कुछ निर्णय जो साहब लेंगे, समाज के द्वारा कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी सोरम में। उसमें जो भी निर्णय होगा वो संतोषजनक होगा। 5 दिन का समय जो साहब ने लिया उसे पूरा कराया जाएगा। कांग्रेस ने पहलवानों के एहतजाज पर मरकजी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की खामोशी मायनेखेज है। देश देख रहा है कि कैसे बार बार बेटियों के अपमान में और संरक्षणों के साथ ये सरकार खड़ी होती है। आज जो गंगा के तट पर गंगा ने देखा, वो पुण्य और पाप की वेदी के बीच की खाई है। और मैं आशा करती हूं कि सरकार जागेगी, अपनी बेच खाई हुई नैतिकता को याद करेगी और जरूर इन बेटियों को न्याय देने का काम करेगी। क्योंकि बेटियों का रोता हुआ चेहरा और बृजभूषण सिंह का दमकता हुआ चेहरा, यह इस देश का दुर्भाग्य है। आज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि वो और उनकी पार्टी पहलवानों के साथ है। उन्होंने कहा वो पहलवानों की मांगों की हिमायत करती हैं। ममता बनर्जी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। कुश्तीगीर है, वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को, कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप
मूवमेंट कीजिए। हम भी, हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। हम कल हमारा यूथ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोला है कि कल थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन को लेके एक रैली बनाए सॉलिडारिटी जनाने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलवानों के एहतजाज पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन रेसलर्स ने मुल्क के लिए मेडल्स जीते हैं। एनसी सदर ने मजीद कहा कि पुलिस ने रेसलर्स के एहतजाज को खत्म करने का जो रवैया अपनाया वो बहुत गलत है, कर रही है, ये बहुत गलत है। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। और अब देश की एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 4 रोज़ा दौरे पर इम्फाल पहुंच गए हैं। अमित शाह ने इम्फाल में मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों से खास मुलाकात की है। मणिपुर के सीएम ने बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके हैं। इससे पहले अमित शाह ने तशद्दुद से मुतासरा चोराचंदपुर जिले का दौरा किया, जहां कबायली खवातीन ने कौमी परचम थाम कर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान वज़ारत दाखिला ने अपने एक बयान में कहा कि जिन अहम शख्सियात से अमित शाह ने मुलाकात की, उन्होंने अमन के तई अपनी वाबस्तगी का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो बाहमी इत्तेहाद के साथ मणिपुर में अमन की बहाली की राह हमवार करने में अपना हिस्सा डालेंगे। काबिले जिक्र है कि 1 माह कबल कुकी बरादरी के लोगों को महफूज जंगलाती आराजी से बेदखल करने पर तसादुम हुआ था। इस तनाज़े ने बड़े पैमाने पर तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली थी। और दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में कांग्रेस के वफ़द ने दिल्ली में सदर द्रौपदी मुर्मू से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस सदर ने मणिपुर तशद्दुद के सिलसिले में एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया है। सदर को दिए गए अपने मेमोरेंडम में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज को करनी चाहिए। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर एबूबी सिंह ने तशद्दुद पर बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को मणिपुर में हुए नुकसान का जायजा लेने में तकरीबन 1 महीना लगा। मणिपुर के लोग इस हसास मामले पर बीजेपी की खामोशी के पीछे छिपे एजेंडे को समझने में नाकाम है। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में और अभी जला रहा है 2023 में। जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री व्यस्त थे कर्नाटक के चुनाव में। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तनाव है, हिंसा है, अशांति है, पर इनको कोई परवाह नहीं था। तब से हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक्साइज घोटाला मामले में मुलजिम दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। बता दें कि सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। मंगल के रोज समाअत के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत की। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी अहलिया की खराबी सेहत का हवाला देते हुए जमानत की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी अहलिया से बात करने की इजाजत दी गई। बाद में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। और दिल्ली हाईकोर्ट पर रद्दमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मनीष सिसोदिया का जेल में रहना आबकारी घोटाले की सही जांच के लिए जरूरी है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सिसोदिया के बाहर आने से सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए उनका जेल में रहना जरूरी है।
जो एलिगेशंस है वो जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं बाकी चीजें वो बहुत सीरियस हैं और इसमें एक पब्लिक सर्वेंट यानी जो समाज पब्लिक सर्वेंट एक टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और जो एप्लीकेंट है वो एक पावरफुल व्यक्ति है और जो एक्साइज पॉलिसी का सूत्रधार है वो यही व्यक्ति है और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहां पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीजें होती हैं खरीद फरोख्त वो ये कर सकते हैं और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये आज का ऑर्डर है। और देश प्रदेश में वक्त एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी के खिलाफ सियासी जमातें इत्तेहाद पर मंथन कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने की हिकमत अमली का एक प्लान शेयर किया है। लोकसभा इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस लीडर ने कहा कि मेरे ख्याल में अगर गैर बीजेपी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो मुमकिन है कि 450 सीटों पर हमारे पास मुश्तरका उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी के खिलाफ इंतखाब लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा यह सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश है। काबिल जिक्र है कि 12 जून को पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है। पी चिदम्बरम ने कहा उन्हें उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में अपोजिशन के दरमियान इत्तेहाद को लेकर चीजें और भी वाज़ेह हो जाएंगी। I can't speak about the Lok Sabha strategy, but I can tell you that the party line so far is all the non-BJP opposition must get together as far as possible. In my view, if the non-BJP opposition parties get together, it is possible that in 450 seats we can field one common candidate against the BJP. But that is a desire, that is an aspiration. But the parties are meeting in Patna on June 12. It is work in progress. It will happen, but it will take some time. और पी चिदम्बरम के बयान पर मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि अपोजिशन जमातों का एकजुट होना मुमकिन है। संजय राउत ने मजीद कहा कि पी चिदम्बरम ने जो कहा है वो सच है। लोकसभा में तकरीबन 450 ऐसी सीटें हैं जहां अपोजिशन पार्टियों का सिर्फ एक उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ आता है तो लोकसभा का पूरा फैसला बदल जाएगा। साहब ने जो बात कही है वो सत्य है। ऐसी लगभग 450 सीटें हैं जहां 1-to-1 कैंडिडेट अगर आता है तो देश की राजनीति में देश लोकसभा का पूरा निर्णय बदल जाएगा और इस बारे में सभी हम एक साथ बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। 12 तारीख को पटना में उस बारे में नीतीश कुमार जी ने सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया है। वहाँ सब जो पार्टी है नॉन बीजेपी वहाँ बैठकर निर्णय लेंगे। हम जाएंगे, उद्धव जी भी आएंगे, महाराष्ट्र से शरद पवार साहब आएंगे, उद्धव जी आएंगे, हम सब लोग उनके साथ रहेंगे और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो निमंत्रण है वो सभी के लिए है जो इस देश में बदलाव चाहता है। मगरबी बंगाल में कांग्रेस के इकलौते एमएलए बैरन बिस्वास की तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत हुई। इसको लेकर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद को लेकर ममता बनर्जी के बयानों पर तनकीद की थी। जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब देते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस दूसरी रियासतों में इलेक्शन लड़ती है तो क्या उस पर कभी बहस की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये रियासती मामला है, इसीलिए इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि मुल्क की सतह पर तमाम अपोजिशन जमातें एक हैं। We are all together at the national level, the state level. All the parties should understand. State parties, they have their own obligation. We have contested only Meghalaya and Goa, but when Congress contested Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal, Gujarat, Chhattisgarh, we never disturbed. Instead of disturbing them, we supported them. That's why I don't have any comments about whoever has said anybody can say anything. It is up to their feet.
मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ गैर बीजेपी जमातों को एकजुट करने की रैली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की कोशिश मुसलसल जारी है। आज केजरीवाल ने सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी से मुलाकात की और उनसे इस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में रोकने के लिए उनकी हिमायत तलब की। मीटिंग के बाद सीताराम येचुरी ने भी मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली के लोगों की हिमायत करने का ऐलान किया। साथ ही सीताराम येचुरी ने अपोजिशन पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि सभी मरकज के इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करें और आइन के तहफ्फुज़ की लड़ाई में साथ आए। ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे। सीपीआई ये हम प्रतिबद्ध है। हमारी अपील है बाकी सब पार्टियों से, यहाँ पे सवाल पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में नहीं है। ये सीपीएम या आप या कांग्रेस या आरजेडी, मतलब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि देश का संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे डटकर मुकाबला अगर नहीं करेंगे तो एक तानाशाही व्यवस्था ही नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर उससे भी बुरा एक फांसीवादी रुझान के साथ ये देश को चलाने की जो कोशिश है वो खतरा सामने आएगा। तो इसलिए हमारी अपील सबसे है और खास तौर से उन पार्टियों में जिन्होंने अभी तक इसका खंडन नहीं किया, उन पार्टियों से है कि आप समझ लीजिए आज दिल्ली सरकार के साथ हो सकती है, कल तो हो सकता है केरल की सरकार हो जहाँ पर हमारी सरकार है, अब राजस्थान या बाकी जगह पर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश या आपके रीजनल पार्टीज की सरकारें जो है उड़ीसा में, आंध्र में और तेलंगाना में या तमिलनाडु में, इन सब के लिए ये एक खतरा है कि जो भी विपक्षी पार्टी का सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये मोदी सरकार, इसको रोकना है। एक और अहम खबर, मुल्क भर से आज़मीन हज सफर मुक़द्दस के लिए रवानगी कर रहे हैं। आज दिल्ली से भी आज़मीन का एक काफिला सफर हज के लिए रवाना हुआ। यहाँ कई ऐसी खवातीन भी थीं जो कि पहली बार बिना महरम के मुक़द्दस सफर पर जा रही हैं। इस बार मुल्क भर से 4000 ऐसी खवातीन हैं जो अकेले ही सफर हज पर जा रही हैं। मंगल के रोज दिल्ली से 39 खवातीन और शुमाली हिंदुस्तान की तकरीबन 200 खवातीन कौमी दारुल हुकूमत के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से बगैर किसी मर्द रिश्तेदार के हज के लिए रवाना हुई हैं। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है और ये जो है मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि इस बार जो है जो महिलाएं बिना महरम के जा रही हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। पहले से पूरे भारत से ऐसी 4000 महिलाएं जा रही हैं और जहां तक मैं दिल्ली की बात करूं तो ऐसी 39 महिलाएं केवल दिल्ली से जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पिछले वर्षों से ये संख्या बहुत ज़्यादा है और ये जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात करी है और उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने में पूरा समर्थन दिया है। एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट था और सबको उम्मीद भी नहीं थी और ट्रेनिंग में उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी, एक्सरसाइजेज वगैरह भी सिखाई गई हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर का सफ़र है। उनके कमरों के अंदर रेफ्रिजरेटर वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है, जिनको इंसुलिन और इस तरीके की दवाइयाँ लेनी होती हैं और वहाँ पे हमारे कुछ पैरा फोर्सेस वाले भी लोग गए हैं जो इस सफ़र को उनके लिए आसान कर सके। तो पूरी जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और भारत का नाम रोशन हो, इसी उम्मीद के साथ सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। हालिया बारिशों के बाद झील वुलर में पानी की सतह बढ़ गई है। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा के रिसर्च फॉर्म का एक बड़ा हिस्सा फसलों के साथ ज़ेरे आब आ गया है। इस तरह की केवी की जानिब से की गई मेहनत पर पानी फिर गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के जिम्मेदारों के मुताबिक वो इस मसले से निपटने के लिए ज़ेरे आब आने वाले रकबे में नदरू की काश्त शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों की वजह से झील वूलर के पानी की सतह बढ़ गई है। ये पानी अब पतूशे बांडीपुरा में वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र में दाखिल हो गया है।
झील वूलर के नजदीक इस कृषि विज्ञान केंद्र में सैकड़ों केनाल अराजी पर रिसर्च फार्म मौजूद है और इस पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलें इस वक्त तैयार हैं। केवीके ने सैकड़ों अक़साम के मुख्तलिफ पेड़ पौधे भी लगाए हैं, ताहम ये फसलें और पेड़ पौधे इस वक्त ज़ेर आब आ गए हैं और केंद्र की जानिब से की गई मेहनत पर पानी फिर गया है। अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम क्रॉप्स वगैरह की बात करेंगे, जैसे हम ये पैडी के बगैर जैसे हम कभी ओट्स लगाते हैं या ब्राउन सरसों लगाते हैं, अचानक जब ये पानी कभी 2-4 दिन इस फील्ड में रहता है, जो ही वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है तो ये पूरा डैमेज कर देता है। एक्सेप्ट अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस में कभी लास्ट स्टेजेस में या जो ही राइस पूरा अच्छी तरह से एस्टैब्लिश यहाँ पे इस प्लाट्स में हो जाता है तो राइस का चांस से तकरीबन 90% फिर भी वो सक्सेसफुल रह जाता है यहाँ पे। वाज़ेह है कि गैर मुतवक्के बारिशों के दौरान झील वूलर में पानी की सतह बढ़ जाती है और कृषि विज्ञान केंद्र का अक्सर रकबा ज़ेर आब आ जाता है। चुनांचे इस मसले से निपटने के लिए अब कृषि विज्ञान केंद्र ज़ेर आब आने वाले रकबे को नदरू की काश्त के लिए तैयार करने का मंसूबा बना रहा है, जबकि केंद्र वूलर के किनारे आबाद दूसरे लोगों को भी नदरू की काश्त की जानिब राग़िब करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जो हमारे वॉलर बैंक्स के एरियाज़ हैं, हम कोशिश करेंगे उन ज़मींदारों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे के, जो जैसे वो राइस वगैरह जब कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं तो उनका जो पैडी जो होता है वो पूरा नुकसान हो जाता है। हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ को भी, जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे उनको, तो हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ में भी हम नदरू को दोबारा रिवाइवल। 2014 के सैलाब के बाद से झील वूलर में नदरू की पैदावार न होने के बराबर है और अब अगर कृषि विज्ञान केंद्र नदरू की काश्त को लेकर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाए तो इसे वूलर के इर्द गिर्द नदरू की काश्त एक बार फिर शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बाणीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में पहली मर्तबा सिस्टर बॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉर्थ में हुए 5 रोजा वर्ल्ड कप में 9 मुल्कों की मर्द और खवातीन टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबलों में अर्जेंटीना और इंडिया की टीमें आमने सामने रहीं। अर्जेंटीना ने मर्द और खवातीन दोनों जुमरों में फतेह हासिल की। सिस्टर बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर BS रफीउल्लाह ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए बेहद फख्र की बात है कि पहली मर्तबा सिस्टर बॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। रफीउल्लाह ने इस वर्ल्ड कप के इनेकाद में ताउन फराहम करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान का भी शुक्रिया अदा किया। शुक्र अदा करता हूं कि इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट हमें इंडिया में करने का मौका मिला। सिस्टर बॉल जो है 125 साल पुराना इवेंट है और गेम है, तो हमें लगातार 4 साल से हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पे इसको नेशनल्स में किया था। जब ये पहली मरतबा जो है वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज किया है वो हिंदुस्तान के अंदर और के रहमान खान साहब की सदारत में और उन्हीं के दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉर्थ में उन्होंने मौका दिया कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कितने टीमें आई थी इसमें? यहाँ पर 9 कंट्रीज जो है आई थी, जो होस्टिंग कंट्री इंडिया थी, और इसका ये गेम का जो शुरुआत हुआ था वो सिस्टर बॉल अर्जेंटीना से हुआ था। अर्जेंटीना, फ्रांस, नेपाल, नाइजीरिया, कई सारी मुल्क के यहाँ पर, बांग्लादेश सब यहाँ पर आई हुई थी। ये कामयाबी किसकी हुई? तो कामयाबी जो है अर्जेंटीना की हुई है और सेकेंड प्लेस इंडिया को मिला है। We are here for the first time in the World Cup. We are very happy. For us, it's a huge goal. We wanted to sister ball growing up and improve in all countries. We wanted to say thank you to Indian Federation because they host us very well, very kind and very polite people. Thank you very much. तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि हमारे स्कूल को चूज़ किया गया है टू होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड कप फॉर सिस्टर बॉल। और ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि ये जो अर्जेंटीना में ये जो गेम शुरू हुई थी ये लेडीज़ में शुरू हुई थी, फर्स्ट औरतों के बीच, एंड वो इट इज़ अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और हमारे इस कैंपस पे ये शूट हुआ, ये पूरी प्रोग्राम चली 6 दिन, तो इट वाज अ ह्यूज एक्सपीरियंस। हमारी ये अगर ये तब होता जब हमारे बच्चे होते तो और ज़्यादा मज़ा आता,
but it was a huge learning experience for us to interact with teams from different parts of the world. और हमको होस्ट करने में बहुत मजा आया। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।